और फिर कर्ट को कैंप के पास तक पहुंचा के मैं आखिर तक कबीलों वालों के पास चला गया। बच्ची को उन्हें सौंप दिया और कह दिया कि वो उस बच्ची के जंगल में मिलने की बात पुलिस को बता दे। पृथ्वी को पिछली सारी बातें बताते हुए अभय ने कहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सब के पीछे मिशन का हाथ है। कुछ सोच विचार के बाद पृथ्वी ने कहा, नहीं, मैं पूरे मिशन पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ, मिशन के 1-2 लोग संदिग्ध जरूर हैं। खैर, इस समय मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उस नवजात बच्ची के लिए कुछ व्यवस्था कर दें। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। लेकिन तुमने अभी क्या सोचा है? पृथ्वी ने अभय से सवाल किया। उस मिशनरी फिलिप से मुठभेड़ के बाद मुझे मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा है। हमारे गवर्नमेंट में भी पैरानॉर्मल विभाग होते हैं और मैं उनसे ही इस स्थिति पर बात करने दिल्ली जा रहा हूँ। इस बीच मैं आपसे यही आशा रखता हूँ कि आप घने जंगलों में कोई भी मूर्खतापूर्ण हरकत करने न चाहें, खासकर उन गुफा वाली पहाड़ियों की तरफ। जवाब में पृथ्वी मुस्कुरा के रह गया। तो क्या आज ही निकल रहे हो? हाँ, आज शाम को ही बस से निकल लूंगा। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और अपने अपने रास्ते चल पड़े। पृथ्वी अपनी मोटरसाइकिल से जंगल के अंदर बने रास्तों पर चल रहा था। अंबिका से मिले उसे 2 दिन हो चुके थे। इससे पहले उसने झील के पास अंबिका का काफी इंतजार किया, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। आज भी सुबह से दोपहर तक जब अंबिका से उसकी मुलाकात न हुई तो उसने खुद उससे मिलने की ठान ली। अभय की चेतावनी को वो बिल्कुल नजरअंदाज कर चुका था। यूं तो जंगल में रहने वाली जाति जनजातियों और बाहर के गांव व कस्बों में व्यापारिक संबंध के कारण कई कच्चे रास्ते बन गए थे, लेकिन उनमें जंगल पार दूसरे कस्बे तक जाने वाला रास्ता कच्चा होते हुए भी काफी साफ व चौड़ा था। पृथ्वी मुख्य रास्ते से ही जा रहा था। वो अंदाजे से उस जगह पहुंचना चाहता था जहां एक बार अंबिका ने उसे छोड़ दिया था और जहां से वो आखेटकुं के गांव पहुंचा था। उस जगह तक पहुंचने का पृथ्वी का एकमात्र मार्गदर्शक वो छोटी पहाड़ी नदी थी और उसके साथ चलते अभिमंत्रित पेड़ों के कतारें। रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था और पृथ्वी अपनी पूरी क्षमता से मोटरसाइकिल संभाल कर चला रहा था। तभी उसकी दाईं तरफ हल्की सी हलचल हुई और पृथ्वी का ध्यान उधर गया। अचानक कुछ हिरणों का झुंड उसके सामने से तेजी से कुलांचे भरता हुआ निकल गया और बहुत संभालते संभालते भी पृथ्वी की मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो गई। मोटरसाइकिल तेजी से नदी की ढलान पर लुढ़कती चली गई और साथ ही पृथ्वी भी लुढ़कता हुआ नदी के पानी में जा गिरा। उसका सिर किसी चीज से टकराया और वो होश खोने लगा। पानी में बहता हुआ उसका शरीर आगे जाके नदी के किनारे उभरे पत्थरों में जा फंसा। कुछ देर बाद वहां एक साया सा आया और पृथ्वी को अपने कंधों पे डाल पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। पृथ्वी ने जब आंखें खोली तो अपने आप को सख्त लकड़ी की चौकी पर पाया। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ न दिया। सिर के पिछले हिस्से में दर्द था और पैर के घुटनों और बाईं कोहनी में जैसे अंगारे जल रहे थे। उसने लेटे लेटे ही कमरे का निरीक्षण किया। ये एक प्राकृतिक गुफा लग रही थी जिसे रिहायशी बनाया गया हो। इधर उधर लकड़ी के कई फर्नीचर पड़े थे जो कई सदी पुराने जान पड़ रहे थे। उन पर फर वाले जानवरों की खालों से बने बिछौने पड़े थे। दीवारों पर सीपियों, बीजों और दूसरे पत्थरों से बनी कलाकृतियां थीं। कई जगह रंग से चित्रकारी भी थी जो धार्मिक लग रही थी। गुफा के मुहाने पर मोटे कपड़े का पर्दा पड़ा था जो एक तरफ लिपटा हुआ था। उसी मुहाने से छनकर रोशनी भीतर आ रही थी। उसने सिर को थोड़ा और मोड़ के अपने पीछे देखा तो वहां गुफा के भीतर जाने के लिए और भी रास्ते बने थे जिन पर वैसे ही पर्दे पड़े थे। तभी गुफा के मुहाने पे उसे कोई आकृति सी दिखाई दी जो भीतर ही आ रही थी। पृथ्वी ने उसे गौर से देखने की कोशिश की और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। वो अंबिका थी। राजा पृथ्वीराज अपनी पुरानी यादों में इतने खो गए थे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कोई उनको पुकार रहा था। अचानक किसी ने उनके हाथों को झकझोरा तो वो वापस से वर्तमान में जाग गए। कहाँ खो गए थे राजा साहब? मैं कितनी देर से आपको पुकार रही थी। राजा पृथ्वीराज ने सामने देखा तो वो साधना मैडम थी। ओह, कुछ नहीं, बस यूं ही जरा पुरानी बातें याद आ गई थी। वैसे ऐसे मौसम और ऐसे हालातों में झील के किनारे यूं सन्नाटे में टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, साधना मैडम ने हंसते हुए कहा।
जवाब में पृथ्वीराज भी हंस दिए। फिर वो दोनों भी झील के किनारे टहलने लगे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और शाम का धुंधलका अंधेरे में बदलने लगा था। तभी राजा पृथ्वीराज को थोड़ी दूर एक साया सा दिखाई दिया। 2 पैरों पे खड़ा वो साया किसी 10-11 साल के बच्चे का सा लग रहा था। अचानक वो साया उन पर छलांग लगा बैठा। बचिए साधना जी! राजा पृथ्वीराज ने साधना मैडम को एक तरफ खींच लिया। साधना मैडम को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। धक्के के कारण वो झील के किनारे पानी में जा गिरी। इधर उस साई ने फिर से छलांग लगाई और राजा पृथ्वीराज बीच में आ गए। वो दोनों भी लुढ़कते हुए झील में जा गिरे। राजा पृथ्वीराज ने महसूस किया कि वो साया छोटा जरूर था, लेकिन उसमें काफी ताकत थी। तब तक साधना मैडम भी पानी में उनकी लड़ाई में शामिल हो गई और उस साए को सिर से पकड़कर पानी में डुबोने लगी। इस 2 तरफा हमले के लिए वो साया तैयार नहीं था। पानी के भीतर वो पूरा जोर लगाकर छटपटाने लगा। उन दोनों के लिए उसे पानी के अंदर पकड़े रखना मुश्किल हो गया। वह आखिरकार वो उनकी पकड़ से छूट गया। इस बार उन दोनों पे हमला करने की जगह वो साया भाग गया। राजा पृथ्वीराज और साधना मैडम दोनों ही बुरी तरह पानी में भीग चुके थे। राजा पृथ्वीराज को 2-3 जगह चोट भी आई थी। ओह, आपको तो काफी चोटें आई हैं, साधना मैडम ने राजा पृथ्वीराज को देखते हुए कहा। वो दोनों पानी के बाहर आ चुके थे। अब चलिए आप मेरे कैबिन तक चलिए, वहां मैं आपको फर्स्ट एड कर देती हूँ। फिर वो राजा पृथ्वीराज के साथ झील के किनारे बने कैबिन्स की ओर बढ़ चली। शाम का धुंधलका अब रात की कालीमा में बदल चुका था। आशीष ने कॉल करके सौम्या को बुलवा लिया था। उनकी स्पेशल एसयूवी उन दोनों जीवों के अवशेषों के पास खड़ी थी। वह उसके प्रोजेक्शन लाइट से पूरा सीन दिन के उजाले से भी ज्यादा रोशन हो रखा था। तुम्हें मेरा वेट कर लेना चाहिए था। हम 2 होते तो शायद एक को जिंदा पकड़ सकते थे। जमीन पर बैठे अवशेषों को एग्जामिन करते हुए डॉक्टर सौम्या ने कहा। इस बार चांस नहीं लेना चाहता था, एसयूवी के बोनट पर फैले अपने गैजेट्स को अरेंज करते हुए आशीष ने कहा। अब तक सौम्या अवशेषों में से कुछ सैंपल लेकर उनको टेस्ट ट्यूब में भर चुकी थी। अब ये किस तरह के पैरानॉर्मल क्रीचर थे इसका पता तो लैब में इनके बायोलॉजिकल जांच के बाद ही हो पाएगा, सौम्या ने टेस्ट ट्यूब्स को रखते हुए कहा। वैसे ये यहाँ कर क्या रहे थे? सौम्या ने पूछा। अब आशीष को अपनी जल्दबाजी में की गई बेवकूफी का एहसास हुआ। हालांकि उसके पास छुप के उनकी जासूसी करने का समय नहीं बचा था, क्योंकि उन दोनों ने उसे डिटेक्ट कर लिया था। ये पता नहीं चल पाया, इससे पहले कि मैं उनके बारे में कुछ कयास लगा पाता, उन्हें मेरी प्रेजेंस के बारे में पता चल गया था। लेकिन हाँ, उनकी फोटो जरूर मेरे एक्शन कैमरे में आ गई होगी। इतना कह के आशीष एसयूवी के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा और अपने कॉलर के पास से एक माइक्रो कैमरा निकाल के कंप्यूटर से कनेक्ट करने लगा। तब तक सौम्या भी पास आ चुकी थी। उन जीवों की पिक कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। ओके, चलो अब मुझे देखने दो कि क्या हमारे पैरानॉर्मल क्रीचर डेटाबेस में इसके बारे में कोई जानकारी है। इतना कहते हुए सौम्या के हाथ कंट्रोल पर चलने लगे। कुछ मिनट के सर्चिंग के बाद आशीष के द्वारा खींचे गए फोटो से 85% एक्यूरेसी के साथ किसी क्रीचर की मैचिंग हुई। ट्रोल्स उन दोनों के मुंह से एक साथ निकला। वहीं दूसरी तरफ मैडम साधना पे हमला करने वाला वो जीव थोड़ी दूर झील के साथ ही जमीन पर चला, फिर झील के पानी में कूद गया। झील में तैरते हुए दूसरे छोर पर बने दुर्गम पहाड़ी हिस्से में जाके निकला। फिर कठिन चढ़ाइयों को आसानी से कूद कूद के पार करते हुए वो ऊपर चढ़ गया। थोड़ी दूर पर समतल जमीन पर एक भूरा ओवरकोट पहने एक लड़की किसी साधना में लीन थी। वो जीव उसके पास जाके बैठ गया। थोड़ी देर में उस लड़की ने आंखें खोली और फिर वो जीव उसकी गोद में जा बैठा। लड़की ने उसकी आंखों में झांका और जैसे पूरे घटनाक्रम को उसकी आंखों से ही देख लिया। उदास मत हो, तुम वैसे भी उसे मार नहीं पाते, तुम्हें दूसरे काम के लिए भेजा था। हालांकि राजा बाबा के बीच में आ जाने की वजह से वो काम भी पूरा नहीं हो पाया। इतना कहकर वो लड़की उठी। वो जीव छोटे बच्चे की तरह उसकी उंगली पकड़े हुए था। उस लड़की ने जीव को पास के ही एक छोटी सी गुफा में छोड़ दिया और फिर खुद पहाड़ी के दूसरी तरफ कच्ची सड़क की तरफ बढ़ने लगी, जहां एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी।